ठीक है, थैंक यू असैसिन फॉर गिविंग द अपडेट। थोड़ा इथेरियम के ऊपर आपने बात की है, तो मैं भी थोड़ा इथेरियम के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करना चाह रहा हूँ। लेट मी नो इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन सो दैट आई कैन स्टार्ट इट। अच्छा, ये चैट जीपीटी में मैं आया हूँ और मैं ज़रा ज़ूम इन करता हूँ चैट जीपीटी में। क्योंकि मेरा थोड़ा स्टोरी टेलिंग का स्टाइल ये होता है कि मैं पहले पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर बताता हूँ। मैं इथेरियम को फंडामेंटली देखना चाह रहा हूँ कि इसकी कितनी सप्लाई थी जब ये नया-नया लॉन्च हुआ था। तो ये बता रहे हैं कि जब इथेरियम नया-नया लॉन्च हुआ था जुलाई 2015 में, इसकी टोटल सप्लाई 72 मिलियन इथेरियम थी, जिसमें से 60 मिलियन इथेरियम इन्होंने इनिशियल काइंड ऑफरिंग में 2014 में सेल किए थे। पीछे जो 12 मिलियन ईथ थे वो एलोकेटेड थे इथेरियम फाउंडेशन और अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के लिए। तो पहले यही था कि इथेरियम की जो सप्लाई होगी वो एक मैक्स सप्लाई होगी। इसमें डिफ्लेशनरी होगी, मतलब कि टाइम के साथ-साथ इसकी सप्लाई कम होती जाएगी। यहाँ पे भी ये इस चीज़ का मेंशन कर रहे हैं कि डिफ्लेशनरी सप्लाई रखी थी और इथेरियम बर्न होने थे, और मार्केट में जितने इथेरियम बर्न होंगे, जितने इथेरियम सर्कुलेशन में कम होंगे, प्राइस ज्यादा होना शुरू हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी। फिर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि सप्लाई फिक्स नहीं थी, व्हाई डिड चेंज टू अनलिमिटेड। ये कह रहा है कि इथेरियम नेवर हैड अ फिक्स सप्लाई, लाइक इंस्टेड इट वाज डिजाइन्ड विद अ मोर फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी टू बैलेंस सिक्योरिटी नेटवर्क एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। और ये डिफरेंट जो इन्होंने अपडेट्स दी हैं, इनिशियल सप्लाई मॉडल में इतनी सप्लाईज थी 72 मिलियन इथेरियम की थी। फिर इन्होंने शिफ्ट किया माइनिंग से इस मर्ज की तरफ जब इन्होंने शिफ्ट किया तो इन्होंने इन 4.5% एनुअल इन्फ्लेशन थी, आफ्टर 0.5% इनकी इशुएंस हुई है। एट टाइम्स इथेरियम सप्लाई डिक्रीजेस व्हेन फी बर्निंग आउटपेसेस न्यू इशुएंस। तो कहने का मतलब यह है कि भाई सप्लाई इसकी डिक्रीज होती है जब फी बर्निंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। अभी इन्होंने नो फिक्स कैप रखी हुई है और इसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसको हम चार्ट्स में भी देख सकते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाते हैं, हसन तारिक दिखाते हैं इथेरियम का जो ईटीएफ होता है उसका इनफ्लो और आउटफ्लो। नेट इनफ्लो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वक्त इथेरियम में नेट इनफ्लो नहीं आ रहा। जो लास्ट टाइम नेट इनफ्लो ज्यादा आया था, ये मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। ये लास्ट नेट इनफ्लो आया था 2025 फरवरी में। उस वक्त ज्यादा इथेरियम खरीदा गया था और उसकी वजह से इथेरियम की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा था। इथेरियम की प्राइस यहां से देखें आप ऊपर जा रही थी, लेकिन इसके बाद प्राइस मल्टीपली कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन पे है। और वो डिक्लाइन पे इसलिए है क्योंकि इथेरियम जो है वो नेट इनफ्लो ज्यादा नहीं है, आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है इथेरियम की। और मजे की बात यह है कि अब आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो मैक्सिमम सप्लाई यहां पे इन्होंने इन्फिनिटी कर दी है। अपनी मर्जी से ये सप्लाई लेके आएंगे मार्केट में, जो जो माइनिंग कर रहे हैं, जो जो वैलिडेटर्स बने हुए हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। मार्केट में इस वक्त टोटल सप्लाई 120 मिलियन इथेरियम की चल रही है। और इसके ऊपर एक मजीद डेटा पॉइंट है जो आप देख सकते हैं वाई चार्ट्स के ऊपर, कि इथेरियम की सप्लाई पिछले एक साल में कहां तक गई है। पिछले 5 साल में आप देखें इथेरियम की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी ये थोड़ी स्टेबल चल रही है। लेकिन 3 सालों में अगर आप जाएं, स्टेबल है, एक साल में जाएं तो सप्लाई आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। मसलन अप्रैल 2024 से 2025 ये जो सप्लाई ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से नुकसान है। 3 साल में कोई नुकसान नहीं था। 3 साल में देखें आप जा रहे हैं, सप्लाई एक जैसी है, लेकिन एक साल में सप्लाई बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं मार्केट में। और ये सप्लाई को भी मजीद आप देख सकते हैं। ये चार्ट है अल्ट्रासाउंड डॉट मनी पे। यहां पे आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा बर्न, ये आपको डेटा दिखा रहा है पिछले 30 दिन का। कितने इथेरियम बर्न हो रहे हैं? 75,000 इथेरियम बर्न हो रहे हैं। कितने इथेरियम इशू हो रहे हैं? 939,000, मतलब 1 मिलियन के करीब इथेरियम को इशू हो रहे हैं। जब इथेरियम इतने ज्यादा आप इशू करेंगे और बर्न सिर्फ आप छोटा सा नुकता येलो पे नजर आ रहा है, और इशू इतने ज्यादा कर रहे हैं और डिमांड नहीं है, तो प्राइस का इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस नीचे आएगी। और यही हम प्राइस देख रहे हैं पिछले एक साल से, प्राइस कंटिन्यूसली डिक्लाइन करी जा रही है, 3,600 से डिक्लाइन करी जा रही है। अब इनकी नई मेजर अपग्रेड आ रही है, जो अप्रैल के एंड पे आ रही है, उस पे देखते हैं कितने इथेरियम वगैरह बर्न करते हैं। जब तक इथेरियम बर्न करना नहीं शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इथेरियम के अंदर पैसा आ पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ऑल कॉइन्स में भी पैसा आ पाएगा। इथेरियम में पैसा आएगा तो ऑल कॉइन्स के अंदर पैसा आएगा। और इसको आप मजीद डिफाई लावा पे भी कंफर्म कर सकते हैं कि कितने टोटल वैल्यू लॉक्ड हो रही है इथेरियम की। इस वक्त आप चेक करें कि 2022 में ऑल टाइम हाई पे गई हुई थी वैल्यू लॉक्ड, 2025 में भी ऑल टाइम हाई पे गई थी, लेकिन अब ये डिक्लाइन की तरफ गया हुआ है। ट्रेंड इसका आप देख रहे हैं नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और ये नेगेटिव ट्रेंड अच्छा नहीं है इथेरियम के लिए। लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं इथेरियम के, तो इसमें आपको मजीद प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई लेयर 2 का प्रोजेक्ट्स आपका कौन सा फेवरेट है? साद और जैन भाई, कुछ है आपके जहन में? भी मैटिस।
लेयर 2 में मैट्रिक्स। मेटिस जो है लेयर 2 में आता है, लेकिन मेटिस की ऑलरेडी अगर आप चेक करें कि प्राइस क्या चल रही है, मेटिस की प्राइस डिक्लाइन पे चल रही है। और मेटिस मैंने ये जब 2024 के एंड पे था, मैंने ये मेटिस यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया था, और अच्छा हुआ मैं इधर बेच के मैं निकल आया था। अगर आप इसके एनालिटिक्स के अंदर जाएं मेटिस के, इस वक्त 77% होल्डिंग्स वेल्स के पास हैं, और लोगों के पास जो होल्डिंग्स है 0 से 1000 बहुत ज्यादा है, 92% लोग हैं उसके अंदर। एड्रेसेस बाय टाइम हेल्ड ये भी आपको नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि डिफाई लामा पे मेटिस है कि नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं। मेटिस मेटिस आ गया। मेटिस के अंदर इस वक्त टोटल वैल्यू लॉक जो है बहुत कम है, इतना पैसा लोग इसके अंदर रखवा ही नहीं रहे। इसको जो है कहते हैं नेटवर्क लॉक करने के लिए, जितना कम लोग टोटल वैल्यू लॉक में आएंगे उतनी प्राइस इसकी मूव नहीं करेगी। लेकिन इसके हम नंबर ऑफ कोर डेवलपर्स भी देख सकते हैं ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं। ये आपको दिखा रहा है कि डेवलपर्स जो है ऑलमोस्ट एक स्टेबल लेवल के ऊपर चल रहे हैं, और सिर्फ 8 डेवलपर्स थे इनके पास 2024 में। इस वक्त इनके पास सिर्फ 3 डेवलपर्स रह गए हैं, तो 3 डेवलपर से आप क्या कुछ कर सकते हैं। कोड के ऊपर कितना काम चल रहा है ये भी हम देख सकते हैं, इतना ज्यादा काम भी नहीं चल रहा कोड के ऊपर। और मजीद इसके एड्रेसेस नजर नहीं आ रहे, वरना आपको इथेरियम के एड्रेसेस नजर आते हैं कि कितने लोग इसमें आ रहे हैं नए। तो यहाँ पे आप एड्रेसेस पे क्लिक करेंगे, ये इन्होंने खत्म कर दिया, आई थिंक डेटा इसका नहीं आ रहा। सोलाना का देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। सोलाना में एड्रेसेस, सोलाना का एड्रेसेस ये आ रहा है, और ये आप देखें कि 2025 के अंदर जब मीम कॉइन का क्रेज ऑल टाइम हाई गया हुआ था, वहां पे सोलाना के एड्रेसेस बढ़ रहे थे, लेकिन सोलाना के एड्रेसेस भी कम होना शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब कि मीम कॉइन का जो क्रेज था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है डिफाई लामा की। एनालिसिस अगर आप फंडामेंटली करना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। लेयर 2 की मैं बात कर रहा था, इथेरियम में कितना पैसा आ रहा है। आर्बिट्रम एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और आर्बिट्रम की टोटल वैल्यू लॉक ऑलमोस्ट ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा साइन है इथेरियम के बुल रन के लिए। आर्बिट्रम में टॉप प्रोजेक्ट्स है, 2.4 बिलियन लोगों ने इसके अंदर रखवाए हुए हैं, लॉक किए हुए हैं। नंबर ऑफ एड्रेसेस आई डोंट नो, ये इसका एपीआई का डेटा क्यों नहीं दे रहा। कोर डेवलपर्स, जैन क्या कहते हैं आप, कोर डेवलपर्स को देख के क्या बता रहा है आपको। It increased in 2024, 2025 में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में, बट स्टिल एज कंपेयर टू जब ये लॉन्च हुआ था, इट्स स्टिल इन अप ट्रेंड, हाँ, सो इट्स तो अ ये गुड साइन। इट्स अ गुड साइन। और कमिट्स का मतलब है कि काफी ज्यादा इसके कोड्स के ऊपर काम चल रहा है, तो जितने डेवलपर ज्यादा होंगे कमिट्स पे काम कर रहा होगा, उतना मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर लेके फंडामेंटली अच्छा फील कर रहा हूँ। ये चीज मुझे सोलाना में नजर नहीं आती। जब मैं सोलाना पे देखता हूँ और यहाँ पे मैं इनके कोड डेवलपर्स देखता हूँ, तो मुझे इनके कोड डेवलपर जो है वो नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता कि कोड डेवलपर इतने कम हो रहे हैं, और कोड के ऊपर भी इतना काम नहीं हो रहा। वो चेक करें आप, 2022 में ज्यादा काम हुआ था, लेकिन अब ये काम बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो जब तक क्रेज है मीम कॉइन्स का, सोलाना के अंदर आप पैसा बना रहे हैं, जैसे ही आपका क्रेज खत्म हो जाएगा मीम कॉइन्स का, सोलाना के अंदर से लिक्विडिटी गायब होना शुरू हो जाएगी। हसन तारिक, आप बताएं आपका क्या ख्याल है लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स को लेके, इथेरियम को लेके, और स्पेशली ऑल कॉइन्स का जो बुल रन है उसको लेके आप क्या कहते हैं। अदनान भाई, सारी चीज़ें जो है ना अभी करंटली डाटा की तरफ जो है वो जा रही है कि एफओएमसी जो है वो क्या डिसाइड करती है। बिटकॉइन जो है अभी करंटली अभी जैसे एसएससी ने अपडेट किया है 84.067, ये हमने सेशन में बताया था कि की लेवल है फॉर टाइम बिंग, और बीटीसी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी हम इसको देखेंगे कि वीकली हमें क्लोजिंग क्या मिलती है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग जो क्लोजिंग्स होती हैं ना, डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, ये आपको ना एडिशनल कॉन्फ्लुएंस प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो भी आपका थीसिस है वो किस तरह का परफॉर्म करता है। अगर तो हमें वीकली क्लोजिंग 84.073 से ऊपर मिलती है, तो आई विल बी लुकिंग एट 91 एंड 94.371। हम्म। इसके बाद फिर अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस देखें तो हमें यहाँ से वो भी रिट्रेस करती मिल रही है। तो अगर तो एफओएमसी भी हमें रेट कट मिल जाते हम्म। हैं, तो उसके बाद जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ 61.09, 60.67 और 60.04, और उसके हम्म। बाद जैसे एसएससी ने बताया इसको भी ब्रेक करती है। अगर डेली बेस को ब्रेक करने के लिए जाती है तो इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है 59 से 58.80, तो उसको टारगेट करूंगा। जो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है और कंसर्निंग बात है वो है टोटल टू, जिसमें बिट इथीरियम और इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स आते हैं।
टोटल 2 इसमें सॉरी इसमें बीटीसी और इथेरियम को निकाल दें तो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स आते हैं। तो इसने जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था 725 से 780, उधर ऑर्डर ब्लॉक था, उधर से उसने सपोर्ट ली है एंड अगेन हम 775 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। करंटली अगर मैं मार्च के अगले कुछ दिन देखूँ तो मुझे जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं एंड उसके अलावा मेरा टारगेट होगा 9.935 और 1.17 ट्रिलियन, जिसके बाद जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग फॉर टाइम बीइंग करनी पड़ेगी ताकि जो है हम एडिशनली अगर कोई ऑल्ट कॉइन्स में रिट्रेस आता है तो हम उसको बाय कर सकें। यूएसडी की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें एक और जो है वो एक विक मिलेगी जो कि 574 या 5.85 के पास होगी। आगे जो है हमें रिट्रेस मिल सकती है 5.18 या फिर 4.88 तक। लेकिन मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलती नहीं है, आपको फ्रंट रन कर देती, तो यहाँ से हमें रिट्रेस मिल रही है। आई विल वेट के रिएक्शन हमें 5.18 और 4.88 पे क्या मिलता है, और हसन ने भी एक्सप्लेन किया कि अगर हमें ये रिएक्शन मिलता है तो आगे जाके आई सी के यूएसडीटी जो है वो यहाँ से डोमिनेंस उसकी ब्रेक होना स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली मार्केट में जो भी यूएसडीटी में लोगों ने पैसे रखे हैं वो मार्केट में इनफ्लो करना स्टार्ट कर अच्छा, देंगे। लोग यूएसडीटी में पैसे क्यों अगर रखते हम हैं? क्या ईटीएफ कोई उसमें से वो ले रहे होते हैं, कोई स्टेकिंग कर रहे होते हैं, किस लिए रखे होते हैं? अदनान भी कुछ जो हैं इनमें से स्टेकिंग स्टेबल कॉइन की स्टेकिंग वगैरह करते हैं, कुछ जो हुँ, होते हैं जो बाय द डिप वाले होते हैं, ठीक है? कुछ इनमें से बाय कर लेते हैं और जो मेजॉरिटी होती है वो वेट करती रहती है। वो वेट करती है 100 के भी बिटकॉइन हुँ, होगा तो हम जब सीएमई गैप फिल होगा तो हम तब बाय करेंगे। वो जब हुँ, हुँ, सीएमई गैप फिल होता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन 72 से 69,000 पे चली जाती है और हुँ, आई एम श्योर 100% श्योर कि जिस दिन 69 आएगा तो वो वेट करेंगे, अब हम जाके जो है ना वो 60,000, 58, 59,000 पे बाय करेंगे। तो हुँ, कुछ लोग होते हैं जो कभी भी बाय द डिप पे जाते नहीं है, वो बस एक्सपेक्टेशंस उनकी इसी तरह की रखते हैं। आपके पास भी इस तरह की कुछ एग्ज़ाम्पल्स होंगी जो हमेशा जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है, हर कोई कह रहा होता है कि मार्केट में रिट्रेस आए, मैंने एंट्री लेनी है। जैसे रिट्रेस आता है तो लोग जो है वो भाग रहे होते हैं उसको हुँ, खरीदने से। अगर ईटीएफ के डाटा की बात करें तो मैं वो देख के डाटा तो डिसअपॉइंटिंग ही लग रहा है, लेकिन हमने लास्ट से लास्ट एपिसोड में बात की थी कि जो ईटीएफ होल्डर है और जो भी इन्वेस्टर है वो भी एक इंसान है, ठीक है? उसने हुँ, पैसा डाला एक स्पेसिफिक टाइम में 2024 से उन्होंने पैसा डाला। एक हम डिस्कस ये भी कर रहे थे कि एक टाइम आएगा जहाँ पे उन्होंने यार अपना प्रॉफिट बुक करना है ना, तो प्रॉफ़िट बुक करके अब वो वेट कर रहे होंगे या फिर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे या फिर दोबारा अगर मार्केट में रिट्रेस आता है तो उसमें दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने अब बड़ा ही बंदा जो होता है ना उसका काम ही होता है, वो देखता है कि मुझे प्रॉफ़िट मिल गया है, ठीक है? उसके बाद अब वो स्टेबल्स में आ जाता है। यही काम जो है वॉरेन बफे करता है, वो 330 बिलियन रख के बैठा हुआ है, वो वेट करता है मार्केट जब रिट्रेस करेगी, वो तब हुँ, एंट्री लेता है। उसके बाद अगर हम इथेरियम की देखें तो ये इसको देख के तो मैं खुद ही डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहा हूँ और मुझे अफ़सोस हो रहा है कि इथेरियम का ईटीएफ जो है एज़ सच हमें परफ़ॉर्म करता नज़र नहीं आ रहा। हुँ, लेकिन आने वाले कुछ अरसे में देखें, इथेरियम को अगर ईटीएफ ला रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ इंडिकेट करती है कि और अगर तो यूएस गवर्नमेंट भी इसमें अभी इंटरेस्टेड है, तो शॉर्ट टर्म ये जो काम है, ये मैनिपुलेशन है, ये चल सकती है। हुँ, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है, ये मैं इसको अगले 1-2 महीने में नहीं, लेकिन आगे जाने वाले अरसे में ज़रूर होता देख रहा हूँ कि इथेरियम हो सकता है कि बिटकॉइन के बाद वो वाहिद एसेट हो जो कि ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप जो है वो टच कर सके। तो ये डाटा अगर तो हमें 15-20 दिन का डाटा नज़र आ रहा है तो आई विल स्टे कि अगर इथेरियम में प्रूफ ऑफ स्टे वर्क से हम प्रूफ ऑफ स्टेक पे ना जाते तो चीज़ें बहुत बेहतर होती। तो हुँ। अभी अगर हम देख लें तो अभी डिसअपॉइंटिंग डाटा है, तो आने वाले वक़्त में आई एक्सपेक्ट कि इथेरियम में बहुत पॉज़िटिव इन्फ्लोज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे और व्हेल्स भी काफ़ी ज़्यादा इथेरियम एक्यूमुलेट करें तो अल्टीमेटली वी विल हैव अ वेरी गुड रैली इन इथेरियम। हुँ, हुँ। तो आप हसन तारिक क्या कहते हैं, जो आपने अभी मैंने फंडामेंटली डेटा दिखाया था आपको जिसमें इश्यूएंस बहुत ज़्यादा हो रही है इथेरियम की जबकि बर्न बहुत कम हो रहा है। ये आपको लगता है कि ये डायनामिक्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में कि ऑपोज़िट सीन होगा कि नहीं न नज़र आ रहे? नान भाई, हमने आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले हम ना बात कर रहे थे कि इथेरियम फाउंडेशन का रोल जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर अभी जाके ये स्टेप्स और अपनी मेजर अपग्रेड्स लाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये इनको ना बहुत देर पहले कर लेना चाहिए थे। हुँ, सोलाना जो इथेरियम के हाफ़ हाफ़ से भी कम मार्केट कैप पे था, वो उसने आउट परफ़ॉर्म करके देखिए आपने कितनी वो टे 11-12 एक्स की रैली दी है ना। तो
10 अगर तो सालाना 50 या 100 से भी ऊपर गया था ना, तो फाउंडेशन को बैठ के सोचना चाहिए था कि क्या हमें की एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमारी, आपको याद होगा, हम पहले देखते थे इथेरियम की एक ट्रांजैक्शन पे $100 की ट्रांजैक्शन होती थी और $33 $34 फीस होती थी। वो उन्होंने काम की, लेयर 2 डेनकन अपग्रेड आई, फी पे काम किया। तो ये चीज़ें इनको बहुत देर पहले देख लेनी चाहिए थी। तो आज हम ये इथेरियम को इस तरह स्ट्रगल करते ना देखते, जो कि ऑल्ट कॉइन के हम किंग कहते थे जिसको। तो अब अगर फाउंडेशन इसके ऊपर काम करी, तो आई एक्सपेक्ट कि ये स्टेप्स जो है हमें कुछ टाइम फ्रेम के बाद इम्पैक्ट करते नज़र आएँगे और इथेरियम जो है वो एक हेल्दी रैली की तरफ जो है वो हमें मूव होता नज़र आएगा। जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की वजह से ये पॉडकास्ट काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। माशाल्लाह जो हमारे एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, कंटिन्यूअसली 4-5 हज़ार से शुरू होते हैं और पॉडकास्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 10-15 हज़ार पे चले जाते हैं। तो बेसिकली वही लोग हैं 5 से 10 हज़ार हमारी टोटल कम्युनिटी में, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं और यही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। ज़्यादातर लोग लॉसेस में इसलिए होते हैं क्योंकि लोग फंडामेंटली और टेक्निकली चीज़ों को समझना नहीं चाहते। तो हम तो भाई ये काम करते रहेंगे। हमारे अपने डिस्कॉर्ड के जितने मेंबर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, इन सब ने अपने आप को स्टेप अप किया है। इनमें मी ओवर आपके सामने है कि वो भी पहले सिर्फ आपको एयर ड्रॉप्स देते थे, आज वो माशाल्लाह सिग्नल्स की तरफ आ गए हैं, फंडामेंटली बातें करें टेक्निकली, और सबसे अच्छे इनमें एच के जा रहे हैं। अब तक खामोशी के साथ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, आज इन्होंने सीख सीख के आप सबको सिखाना भी शुरू कर दिया। डिस्कॉर्ड के ऊपर हमेशा ये वीकली पॉडकास्ट, वीकली सेशंस कर रहे होते हैं, डेली सेशंस कर रहे होते हैं, फंडामेंटली चीजों को बड़ा अच्छा बता रहे होते हैं, टेक्निकली बता रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी पॉडकास्ट में हमारे साथ थे, खामोशी से सुन रहे थे। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ऊपर लेके आए हैं। मैं भी किसी हद तक टेक्निकल एनालिसिस को सीखना शुरू हो गया हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं फंडामेंटल बंदा हूँ, जो कि सबको पता है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और बाकी जो हमारी टीम के और 2 बंदे हैं, अपने क्रैकन भाई जो हैं और साथ, ये भी फंडामेंटली और टेक्निकली चीजों को सीख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि भाई, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। ये चीज जहन नशीन कर लें कि जो जितना ज्यादा सीखेगा वो उतना ज्यादा पैसे कमाएगा। तुक्के हर कोई नहीं मार सकता। सोशल मीडिया पे आपको तुक्के मारने वाले बहुत नजर आएंगे। तो काइंडली इस नॉलेज को डाइजेस्ट करना सीखें। थोड़ा मुश्किल होता है कि पूरी पॉडकास्ट देख लेना, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर आपको हमने दिए हुए हैं, हाईलाइट्स दी हुई हैं, आप नीचे जाके देख सकते हैं कि भाई कौन सी चीज आप देखना चाहते हैं। अगर कोई फॉरेक्स का बंदा है तो वो फॉरेक्स वाले उस पॉइंट पे चला जाए जहां पे हसन बातें कर रहे थे। अगर कोई बंदा हसन तारिक की फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहता है, हसन तारिक के फंडामेंटल एनालिसिस देख ले। कोई असैसिन को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो असैसिन के उस पार्ट में चला जाए जहां असैसिन अपना शेयर करे। कोई मेरी बात सुनना चाहता है तो बेसिकली इंस्पायर्ड एनालिसिस इज नॉट जस्ट वन पर्सन हियर, वी आर अ होल टीम हियर। और जब होल टीम काम करती है तो प्रोडक्ट आपके सामने होती है कि माशाल्लाह सबसे बड़ी हमारी कम्युनिटी है इस वक्त पाकिस्तान की। और ऐसा ऐसा जैसा हम ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करते हैं और उस मिस्टेक्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एक बंदे का दिमाग नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल लोगों का दिमाग है। तो आई होप कि आप लोग इस पॉडकास्ट से फायदा उठा रहे हैं। कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि इस पॉडकास्ट को मजीद बेहतर कैसे किया जाए। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी जरूर हमसे पूछिएगा कमेंट्स के अंदर, और पॉडकास्ट को लाजमी साइन अप कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।